तो हम कर रहे थे हमारी x की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू का अगर मैंने 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7y इक्वल टू 50, y इज इक्वल्स टू 50/7। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 7 7 से 49 होता है, 7.1 कुछ आएगा, राइट। फिर अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास 5x इज इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू आ गई 10, राइट। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। सिमिलरली अब मैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, x y सेम ऐसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू को पहले 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो मेरे पास 5y इज इक्वल टू 46, तो y इज इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 45 होता है, तो दिस इज सॉरी 5 9 45 होता है, दिस शुड बी 9.2 आ जाएगा, 10 आएगा ना, 9.2। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 9.2। उसके बाद अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो माई x वुड बी 7x इज इक्वल टू 46, x इज इक्वल टू 46/7, ये आ जाएगा मेरे पास 7 6 42, 6 पॉइंट कितना बनेगा, 7 6 42, तो 4 बचा 40, 6.5 समथिंग होगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली 6.5 लिख लेते हैं, राइट। अब हम करते हैं हमारे पॉइंट्स को मार्क। इसके लिए सबसे पहले दिस इज ओरिजिन, हमें चाहिए 7 एंड 10, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। सिमिलरली हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। नेगेटिव में कुछ नहीं चाहिए, 9। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले x0 y 7.1, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, तो हम यहीं मार्क कर लेंगे इसको। 7.1 थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट x10 y0, तो ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, और इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। फिर सेकंड है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, ये कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सेकंड है 6.5 एंड 0, x की वैल्यू 6.5, यहाँ पे कुछ आएगा 6.5 एंड 0, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड, लाइंस को ड्रॉ करते हैं हमारी। फर्स्ट लाइन जो हमारी बनेगी इसके साथ, ठीक है, सेकेंड लाइन जो बनेगी वो हमारी होगी कुछ ऐसी, ये ऑटोमेटिक बननी चाहिए थी, वेट अ मिनट, ठीक उसमें ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट हमारा बना ये, राइट, सेकेंड बनी हमारी ये लाइन, it should be something like this, right। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट था कंप्लीट। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज दिस फाइंड आउट कि लीनियर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब जिसको ये नहीं पता कि कैसे हम रेशियोज से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, या कोइंसिडेंट है या पैरेलल हैं, उसके लिए हमारे पास ये जैसे दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें हमारे पास जनरल इक्वेशंस होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपने दो इक्वेशंस जो गिवन है उसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी -4, c1 की वैल्यू आ जाएगी -8। सिमिलरली a2 इज इक्वल्स टू 7, b2 is equals to 6 and c2 is equals to -9। अब हमें निकालनी है रेशियो, a1 by a2 चेक करेंगे, b1 by b2 चेक करेंगे, c1 by c2 चेक करेंगे, और देखेंगे हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है। a1 by a2 is 5/7,
दिस इज -4/6, इसको आप सॉल्व भी कर लोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट -2/3, C1/C2 आ रहा है 8/9. तो here from here we got A1/A2 is not equal to B1/B2. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन हो तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है कि आप पेयर ऑफ लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और हमारे पास कंसिस्टेंट होगी, सॉल्यूशंस की इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. ओके, जिसने अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, चाहे फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी. अब सेकंड देखते हैं. सेकंड में भी सेम हमने रेशियोज निकालनी है. मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ. A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2. डायरेक्ट आप इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो. इट वुड बी 9/18, मतलब 1/2. B1/B2 हो जाएगा 3/6, दिस इज 1/2. C1/C2 हो जाएगा 12/24, दिस इज अगेन 1/2. तो इससे मेरे पास A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आया है. तो आप चेक कीजिए किससे मेरे पास क्या होगा. सो अगर मेरे पास तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी एंड कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा. यस, इट वुड बी कंसिस्टेंट, राइट. वैसे हमारे क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा था कि हमारे पास लाइन्स पैरेलल होंगी या क्या होगा. तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड सॉल्यूशंस जो होंगे दैट वुड एग्जिस्ट, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट. कंसिस्टेंट. नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी अगेन A1/A2 is equals to 6/2, which is 3. B1/B2 is equals to -3/-1, which is again 3. C1/C2 is equals to 10/9. अब ये एक और कंडीशन आ गई. A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2. तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो एक लास्ट केस बचा वही होगा. लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. तो बस इसमें हमने यही करना था. अब थर्ड क्वेश्चन में हमने बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. आपको एक बार बता देती हूँ. कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशंस एग्जिस्ट. इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, राइट. अगर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट कैन बी यूनिक और इट कैन बी इनफिनाइट, राइट. और चेक करने का तरीका सेम वही है. हमने रेशियोज को चेक करना है, वो इन्होंने हमें बताया है यहाँ पे. तो जल्दी से कर लेते हैं. A1/A2 इज इक्वल्स टू 3/2. B1/B2 इज इक्वल्स टू -2/3. C1/C2 इज इक्वल्स टू -5/-7. तो मेरे पास क्या चीज़ आई, कोई कुछ भी इक्वल नहीं आया. A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारे पहले ही दो इक्वल नहीं आए. इट मीन्स सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, राइट. ठीक है, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट. जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, अगर आपने देखा होगा सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन में भी हमने यही केस किया था. जब हमारे पास दो रेशियोज इक्वल नहीं आए तो लाइन्स इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन. तो मैंने वहीं पे आपको क्लियर कर दिया था. तो यहाँ पे भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है. थर्ड में सेकंड पार्ट में देखते हैं. A1/A2 is equals to 2/4, which is 1/2. B1/B2 is equals to -3/-6, which is also 1/2. C1/C2 is equals to -8/-9. ये एक तरह से 8/9 हो गया. अगर आप देखें इसको ध्यान से, A1/A2 is equals to B1/B2, which is not equals to C1/C2.
तो इस काइंड ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं आपके पास, राइट? थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा उन्होंने आपको रेशो में दे दिया, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है आपने। a1 बाय a2 क्या होगा? a1 ही आपके पास 3/2 है, जब मैंने अपॉन 9 किया तो ये कैसे हो जाएगा सॉल्व? 3/2 इंटू 9/1 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 1/9 हो जाएगा। 1/9 ये कैंसिल होके मेरे पास आया 1/6। b1 बाय b2 क्या हो जाएगा? b1 बाय b2 इज अगेन 5/3 अपॉन -10 हो गया 5/3 इंटू -1/10। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज -1/6, राइट? माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना कभी भी, ठीक है? ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी इक्वल नहीं आया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज कंसिस्टेंट एंड क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, राइट? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं सेम फोर्थ पार्ट। a1 by a2 is equals to 5 upon -10 which is -1/2. b1 by b2 is equals to -3/6 which is also -1/2. c1 by c2 is 11 by -22 which is also -1/2. यहाँ पे तीनों ही हमारे पास क्या है? इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? This implies this is consistent and कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो हर एक पॉइंट पे ही उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट? ओके, सिमिलरली नेक्स्ट again a1 by a2 is equals to 4/3/2. this is 4/3 into 1/2, ये हो जाएगा 2/3. b1 by b2 अगर देखें that is 2/3. again c1 by c2 is 8/12 which is again 2/3. 4 के टेबल पे इसको कट करें, अगेन तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, सेम ऊपर वाली ही कंडीशन आ रही है, तो दिस मीन्स कंसिस्टेंट एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत इजी था ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये स्कोरिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? हमने चेक करना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंटी, लेकिन साथ में अगर कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली हमने इक्वेशन को सॉल्यूशन को प्लॉट भी करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू 1/2, b1 by b2 इज इक्वल्स टू 1/2, c1 by c2 इज इक्वल्स टू 1/2 अगेन। तो सॉल्यूशन दिस इज कंसिस्टेंट, राइट? ऊपर वाली कंडीशन बन रही है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए सेम हम फर्स्ट इक्वेशन जैसे किया था, मेरे पास इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन निकालूँ तो मेरे पास वापस x प्लस वाई इक्वल टू 5 बच जाएगा, राइट? तो मेरे पास दोनों ही इक्वेशन अगर आप देखें तो सेम बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, राइट? तो जो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही सेकेंड का सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1, उसके लिए मैं कर लेती हूँ x, y
x को 0 एक बार, y को 0, x को 0 जब पुट किया तो y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 5. सिमिलरली y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, राइट. तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ. थोड़ा बेटर है. दिस इज माई ओरिजिन. 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया, 1 2 3 4 5 आया यहाँ पे. एक पॉइंट ये हो गया 5,0. सेकेंड पॉइंट आया ये 0,5. लाइन को करेंगे हम ड्रॉ. लाइन को करेंगे हम, अच्छा वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट. और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी. अच्छा ये ज्यादा ही टेढ़ी हो गई. ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इट इज अंडरस्टैंडेबल ना. ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया. सेम सेकंड में भी हमने यही करना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी कैन डिस्कस. सेम हेयर, दीज ऑल आर होमवर्क, क्योंकि हमने काफ़ी ये कर चुके हैं अभी हम. आप चेक करना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं. लेट्स कम टू द क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 देखते हैं अब क्या है. इसमें आपको इक्वेशन को बनाने में हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन वो अभी इजी हो जाएगी. क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. जितना भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसका हाफ, whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर. अब कई बच्चे क्या करेंगे, विथ को इस 36 मीटर मान लेंगे. बच्चे ये जो चीज दी गई है, ये सेंटेंस को आपको क्लियरली इसको पढ़ना है. वो कहते हैं पेरीमीटर जितना होता है उसका अगर आप हाफ करोगे दैट वुड बी इक्वल टू 36. पेरीमीटर का हाफ करने के बाद आपको 36 मिल रहा है, लेकिन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. उन्होंने कॉमा डाला है इसके बाद, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमा है. तो आपको क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. तो दो इक्वेशंस बनने के लिए हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट. वो कहते हैं पेरीमीटर का हाफ इज 36, मतलब p बाई 2 इज इक्वल्स टू 36. इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, 72. इज इट? पेरीमीटर का हाफ आपके पास 36 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर क्या हो गया, 36. अब देखिए लेंथ की क्या कंडीशन दी गई है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ और विड्थ. इसका मतलब ये सेकंड इक्वेशन आ गई. अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, यूज इन 1, लेंथ को मैंने 1 में पुट कर देना है, तो आई गेट 72 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4 प्लस बी प्लस बी. ये आ गया 36, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2b. दिस इम्प्लाइज 32 इज इक्वल्स टू 2b. यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट करने को बोला, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ. चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. मैंने सोचा था इसको डिलीट कर देते हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि कहीं हमें ग्राफ तो नहीं बनाना यहाँ पे. दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, बट इट्स ओके. इज इक्वल्स टू 2b आ गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, राइट. b इज योर 16. अब b को आप यूज करोगे 2 में, सेकेंड इक्वेशन में, यूजिंग
बी इन सेकेंड इक्वेशन, तो L इज इक्वल्स टू 4 + 16, L इज इक्वल्स टू 20। तो ये आ गया आपके पास लेंथ। सो दिस इज योर लेंथ एंड ब्रेथ जो हमने सॉल्व करनी थी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है जैसे हमने ऊपर किया, बट थोड़ा हमने ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन इज कि आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसके लिए हमारे पास ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब पहले आपने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर आपने सेकंड इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट केस लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, हमें पता है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कंडीशन होती है A1 B1 की। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2। इतना क्लियर है। अब A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, A2 मुझे नहीं पता क्या है, राइट। हमने B1 की वैल्यू क्या है 3, B2 मुझे नहीं पता। हमने यहाँ पे A2 और B2 की वैल्यू को ऐसे चूज करना है सच दैट कि मेरे पास ये दोनों इक्वल ना आए। मैं क्या ले लेती हूँ, लेट A2 इज इक्वल्स टू 5, B2 इज इक्वल्स टू 10, ये ले लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई 5x + 10y एंड C2 मान लेते हैं 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, +1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। आप कोई भी बना सकते हो, आपने बस इस तरीके से लेने कि वो कैंसिल आउट होके भी आपके पास इक्वल ना आए। तो मैंने ये ले लिया। अब आप देखो तो दिस इम्प्लाइज 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/10 ना, तो ये इक्वल है ही नहीं। तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग फॉर दिस इक्वेशन। तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी दिस वन, राइट। थोड़ा समझ में आया कि कैसे हमने इक्वेशन को बनाना है। सेम हमने सेकेंड इक्वेशन बनानी है फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए अभी मैंने ऊपर बताया था कि कंडीशन हमारे पास A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but should not equal to C1 upon C2। यहाँ पे अगर आप C2 नहीं भी लेते तो भी चल जाता, डजेंट मैटर, बट आप 0 नहीं ले सकते थे बिकॉज रेशियो फिर वो अनडिफाइंड हो जाती है, राइट। अब हमने देखते हैं कि इक्वल कैसे आए। 2 upon ये सेम कंडीशन थी, 2 upon A2 should equal to 3 upon B2, it should not equal to -8 upon C2, राइट। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ A2 की वैल्यू, A2 मेरे पास मैं ले लेती हूँ 4, B2 मैं ले लेती हूँ 6। अब देखिए तो यहाँ से 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 आ गए, 1/2 आ रहे ना। बस आपने इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको यूज करना है। तो इक्वेशन क्या हो गई 4x + 6y, C2 आप ले लो 7, कुछ भी ले लो, हमें नॉट इक्वल चाहिए। तो दिस इज माय इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइंस, राइट। इसमें आपका आंसर कोई मैच करना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये है कि आप इस तरीके से लो कि आपका सॉल्व हो जाए। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस के लिए हमारे पास लाइंस क्या होनी चाहिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आपके पास इक्वेशन क्या होगी, सॉरी कंडीशन क्या होगी फॉर कोइंसिडेंट लाइंस मेरे पास A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2 should be equal to C1 upon C2। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल वाली कंडीशन तो इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही थी। मैं अपना A2 B2 तो चेंज करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, चेंज क्या करूँ मैं C2 करूँ। मतलब ये इक्वल कब आएगा 1/2 कब आएगा, जब मैं यहाँ पे -16 ले लूँ, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 4x + 6y - 16 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है कि सब मेरा आंसर 1/2 आ रहा है, सो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस केस, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। हमने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दीज, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एट द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन।
पहले आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है, पहला काम तो वही है। लेकिन उसके बाद का जो काम है उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, राइट। तो इक्वेशन है हमारे पास, आई वुड चेंज द कलर, थोड़ा बोरिंग हो गया। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, अब देखते हैं इक्वेशंस के लिए x और y को आपने चूज करना है। पहले x मान लेते हैं 0, फिर y मान लेते हैं 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। अगर हम y को 0 माने तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हियर वी गेट माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम सेम यही कंडीशन चूज कर लेंगे, x 0 एंड y 0। जब मैंने x को 0 माना तो आई गेट 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। जब मैंने y को 0 माना तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4। अब करते हैं इसको प्लॉट। ये मेरा है ओरिजिन 1 2 3 4, मैक्सिमम वैल्यू मुझे 6 चाहिए और इसमें 4। फोर 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, राइट। फर्स्ट आ गया 0, 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ गया ये यहाँ पे। x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे आएगी, राइट। और y की वैल्यू क्या चाहिए, 0। ये आ गया मेरा, ये लाइन तो बनी हुई है, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। x की वैल्यू चाहिए थी -1, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आएगा मेरा x इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया मेरा पॉइंट। सेकेंड के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x 0 y 6 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आया, एंड x 4 1 2 3 4 y 0। अब हम करते हैं लाइन को ड्रॉ। फर्स्ट इक्वेशन बनी मेरी ऐसे, फर्स्ट लाइन बनी। अब आपको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है, थोड़ा एक्सटेंड करके, क्योंकि आप उन्होंने बोला उसके बाद भी हमने देखना है कुछ ट्रायंगल बन रहा है कैसे, राइट। सेकंड के लिए मेरे पास है दिस वन। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब उन्होंने बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो बना है उसके वर्टिसेस को आपने देखना है, तो मुझे थोड़ी सी इस लाइन को सही करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करती हूँ ताकि मेरे पास ठीक वर्टेक्स आए। तो कई बार ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ठीक कर दे, बस ये ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से वर्टेक्स जो आ रहा है, और जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें बॉक्सेस का फर्क है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट एक्चुअली में जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपके ये जो बॉक्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मैं वो बता देती हूँ। दिस कोऑर्डिनेट इज -1, 0, दिस कोऑर्डिनेट इज 4, 0, ये तो फिक्स है।
ये वाला कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट शुड बी 2,3, ठीक है, 2,3 कोऑर्डिनेट आना चाहिए आपका। ये मेरा थोड़ा सा 1 2 3 मतलब इधर ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पे मीट करना चाहिए था, राइट। हाँ आई थिंक मेरी ये वाली लाइन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, वो करेक्शन नहीं हो पा रहा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। या हो गया, ठीक है जी। थोड़ी सी बस वही करेक्शन का था, चलो इसको रहने देते हैं। देन दिस सेड कि आपको शेडेड पोर्शन बताना है। शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, दिस शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये सारा जो पोर्शन है दिस इज माय शेडेड पोर्शन। मैं हाइलाइटर से ही कर देती हूँ। दिस इज माय शेडेड पोर्शन। सारा ही एक तो इरेज हो जाता है, ठीक है जी। Vertices हो गया by this line the x-axis and shaded the triangular region. So this is your correct solution here. Hope you like my video. If you like, please subscribe my channel and I'll give more videos in more precise way और सबसे easy way में हम try करेंगे कि आपको समझ में आ जाए. Thank you for watching.